ये बेसिकली तुम्हारा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पार्ट तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन में आता है और थोड़ा पार्ट वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में आता है। तो पूरा एक साथ ही करवाता हूँ सर्कुलर मोशन को, जिसमें डायनेमिक्स एंड वर्क एनर्जी दोनों एक पार्ट में कवर कर लेता हूँ। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? बोलो ना यार, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं है सर्कुलर मोशन की किसी के पास भी? तो कुछ भी मोशन में हो सकती है। मालूम ही नहीं, टर्म ही नहीं मालूम मेरे को। When a particle moves in a plane such that its distance from a fixed or moving point remains constant is known as circular motion। जो सर्कल की डेफिनेशन वही सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है। अभी अपन खाली फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ना पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रख लेना, मैंने इन अ प्लेन बोला है। अगर इन अ प्लेन नहीं बोलता तो क्या हो जाता? पार्टिकल किस पे मूव करता? स्फीयर पे मूव कर सकता था, इसीलिए वो प्लेन में ही है। सर्कुलर मोशन मतलब प्लेन ही होगा, स्फीयर नहीं, 3D नहीं हो सकता है। When a particle moves in a plane such that its distance from a fixed moving point भी हो सकता है, moving point भी हो सकता है, remains constant, then it's known as circular motion। The fixed point is called as the center of the circle. जनरली अगर सेंटर मूव करता है ना तो थोड़ा साइक्लोइड पाथ होता है, पार्टिकल का पाथ जो होता है वो साइक्लोइड पाथ कहलाता है, सर्कुलर पाथ नहीं कहलाता है। लेकिन फिर अगर जिस स्पीड से पॉइंट मूव कर रहा है सेंटर, उसी स्पीड से अपन मूव करेंगे तो अपने को उस पॉइंट का पाथ जो है ना वो सर्कुलर दिखाई देगा, तो उसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। अगर फिक्स फ्रेम में देखोगे तो वो जो पाथ होगा ना पॉइंट का, वो एक्चुअली साइक्लोइड मोशन होता है, सर्कुलर नहीं होता है। ओके, सो जनरली फॉर अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, नाउ काइनेटिक्स और सर्कुलर मोशन की बात करें तो व्हाट वी हैव टू डिफाइन? फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिफाइन इज एंगुलर पोजीशन। अभी तक तुम कैसे डिफाइन करते हैं पोजीशन को? यू आर ऑलवेज वर्किंग इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपने पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस थी। किसी भी पॉइंट को लोकेट करना था तो अपन एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोऑर्डिनेट दे देते हैं, पहले ओरिजिन डिफाइन करते हैं। अगर तुम्हारे को किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करनी तो तुम क्या करोगे? पहले ओरिजिन डिफाइन करोगे, फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डिफाइन करोगे, तभी तुम उस पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो। पॉइंट तो स्पेस में वही है, लेकिन अगर तुम तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दोगे तो पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, पोजीशन उसका एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तो किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए तुम्हारे को क्या चाहिए? ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं। तो अगर अपन सर्कुलर मोशन की बात करें तो अपने को पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन चाहिए। अगर पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन डिफाइन करनी है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब इसकी एंगुलर पोजीशन डिफाइन करनी है तो तुम कैसे डिफाइन करोगे इसकी एंगुलर पोजीशन? तुम्हारे को क्या क्या चाहिएगा? तुम सोचो क्या क्या चाहिए तुम्हारे को। एंगुलर पोजीशन डिफाइन करने के लिए जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगर तुम्हारे को पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करनी तो तुम्हारे को डेफिनेटली क्या चाहिए? ओरिजिन चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस चाहिए, तभी तुम पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर सकते हो, राइट? अगर एंगुलर पोजीशन डिफाइन करनी है किसी पार्टिकल की तो तुम्हारे को क्या चाहिए?
अगर तुम्हारे को पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन डिसाइड करनी है तो तुम्हारे को एक तो ओरिजिन चाहिए और तुम्हारे को एक रेफरेंस लाइन चाहिए, एक ही रेफरेंस लाइन चाहिए। अगर तुम्हारे पास ओरिजिन है और तुम्हारे पास रेफरेंस लाइन है तो तुम पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। सपोज कर लो ये पार्टिकल P है, इसकी मेरे को एंगुलर पोजीशन डिफाइन करनी है। अगर मैंने यहाँ पे ओरिजिन चूज कर लिया O और मैंने इसको रेफरेंस लाइन ले लिया, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, तो हो गई डिफाइन लाइन। अब इस पार्टिकल को ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो ये मेरी एंगुलर पोजीशन आ गई, ये थीटा तुमने मेजर कर लिया। लेकिन अगर तुमने तुम्हारा ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन किया होता तो तुम्हारी एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री हो जाती। तो इसका मतलब दोनों चीजें, ओरिजिन भी मालूम होना चाहिए और रेफरेंस लाइन भी मालूम होना चाहिए, तभी तुम पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हो। पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन के लिए ओरिजिन और रेफरेंस लाइन दोनों की जरूरत होती है। उतार लो। अपन ने क्या निकाला? पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन। अब जब अपन ने काइनेटिक्स पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने पार्टिकल की पोजीशन निकाल दी, फिर अपन ने पार्टिकल की पोजीशन निकाल के पार्टिकल को मूव करना शुरू किया, तो अपने को क्या मिलता है? उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? अगर तुम्हें पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? अगर तुम लोगों को पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, वो तो है ना, पोजीशन तो है ना। एंगुलर कहीं पार्टिकल है तभी तो मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तो रहेगी, तभी तो है। लेकिन अगर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसके लिए तुम्हारे को क्या क्या चाहिए? ये मेरा पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट Q गया, मेरे को उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मेरे को क्या चाहिए? ये तो मेरे को दे रखा है, पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट Q पे गया है, मेरे को इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मेरे को क्या चाहिए? मतलब मेरे को ये देखना है कितने एंगल से घूम गया, यही देखना है ना मेरे को, कितने एंगल से घूमा है। क्या चाहिए? क्या करोगे रेफरेंस लाइन का? नहीं दूंगा रेफरेंस लाइन तो नहीं निकाल सकते एंगल। अगर मैं खाली ओरिजिन दे दूं, ये रहा ओरिजिन, मिल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस की कहां जरूरत है? तो अगर तुम्हारे को एंगुलर पोजीशन निकालना है तो तुम्हारे को ओरिजिन और रेफरेंस लाइन दोनों चाहिए।
लेकिन अगर पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है और तुम्हारा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुम्हारे को सिर्फ ओरिजिन चाहिए। ओरिजिन क्यों चाहिए? पार्टिकल कितने एंगल से घूमा? इतने एंगल से घूमा। अगर तुम यहां पे खड़े हो तो तुम्हारे लिए पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? तुम्हारे लिए पार्टिकल किस पे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, सो नाउ टू से दैट पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओरिजिन बहुत मैटर करता है। अगर पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है और अगर तुम यहां पे खड़े हो तो तुम्हें चेंज इन एंगल कितना है? 0। लेकिन अगर तुम यहां पे खड़े हो तो चेंज इन एंगल है, इवन दो पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। बट तुम्हारे लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? तुम्हारे लिए पार्टिकल कितने एंगल से डिस्प्लेस हुआ है? थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है। सो टू से दैट पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन। यू कैन नॉट से द पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन तो सबके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। उधर ही पार्टिकल पी से क्यू जब गया है तो किस, मैंने अगर स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करवाया है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? ओरिजिन पे। ओरिजिन चेंज कर दोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? उतार लो। देख लो अब तुम्हारा ये ओरिजिन चूज कर लिया तुमने, ठीक है, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। एक तो यू मूव करो, एक यू मूव करो और यू मूव हो रहा सर्कुलर आर्क। कैसे भी मूव करो, अगर तुम पॉइंट P से पॉइंट Q जा रहे हो, अगर ये ओरिजिन लिया है तो हर केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा। एक में तुम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, एक में तुम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हो और एक में तुम किसी भी कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हो। अगर ओरिजिन तुम्हारा फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपन आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। तो इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर स्मॉल, जिसको अपन बोलते हैं इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन अगर तुम्हारे फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनाइट, हाँ, छोटे नहीं है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज। ये बात मैंने तुम्हारे जब वेक्टर पढ़ाई थी तो बताई थी ना, एक किताब लेके एंगल थीटा से 2 बार घुमाया था, 2 अलग अलग एक्सिस के अबाउट, तो फाइनल पोजीशन सेम आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। फर्स्ट यू रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, देन रोटेट अबाउट वाई एक्सिस। First you rotate about y-axis and then rotate about x-axis. You always land up in different positions. तो कौन सा लॉ फॉलो नहीं हो रहा था? वेक्टर लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होता। a plus b was not coming out to be b plus a। पहले एक्सिस को रोटेट करो, फिर y एक्सिस को रोटेट करो, और पहले y एक्सिस को रोटेट करो, फिर x एक्सिस को रोटेट करो, तो दोनों रिजल्ट सेम नहीं आ रहे थे।
तेरे को मालूम है? तेरे को मालूम है? ये तेरे को मालूम है? क्यों तूने वेक्टर नहीं करा है? तूने किया है क्या? ठीक है, तो देख लो एक बार वापस से. दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. अपन हर बार क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस से इधर से देखूंगा ओरिजिन की तरफ, और ये मैंने किया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे रोटेट कर दिया, हो गया. अब मैं, ये मेरी वाई एक्सिस है, अब मैं इसके अबाउट कैसे रोटेट करूंगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट कर दिया. तो मेरी बुक की पोजीशन कैसे आ गई? ऐसे आ गई. बुक ऐसे थी, पहले एक्सिस की अबाउट किया, फिर वाई एक्सिस की अबाउट किया, ऐसे आ गई. ठीक है. अब मैं पहले क्या करता हूँ? पहले वाई एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूँ. पहले वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, अब एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया. सेम पोजीशन आई क्या? नहीं आई. ऐसे आई थी और अब ऐसे आ गई. दोनों पोजीशन अलग है. यानी पहले एक्स के अबाउट करो, बाद में वाई के अबाउट करो, या पहले वाई के अबाउट करो, बाद में एक्स के अबाउट करो, फाइनल पोजीशन सेम आ रही है. सो ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस है. तो वेक्टर का जो एडिशन होता है उसमें वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है. तो अगर अपन फाइनाइट रोटेशन करेंगे तो ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस है. बट अगर अपन इनफाइनाइट स्मॉल रोटेशन करते हैं, देन डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 कम्स आउट टू बी. इसको एल्जेब्रिक एडिशन से कंफ्यूज मत कर देना. ये मत सोचना कि ये 0.5 डिग्री है, 0.1 डिग्री है, 0.1 डिग्री है, 0.5 डिग्री है, तो दोनों कैसे 0.6 डिग्री हो गए. ये नहीं है, ये स्पेस में रोटेशन है. ठीक है. तो पहले कौन सा एंगल रोटेट कर रहे हो, किस एक्सिस से रोटेट कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कर रहे हो, बाद में कितने एंगल से रोटेट करो, किस एक्सिस के अबाउट कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, वो सब चीजें इनमें इन्वॉल्व है. तो अपन इसको वेक्टर जैसे बोले ना, तो यहाँ पे एरर लगा लेंगे. देन व्हेन द रोटेशंस आर वेरी स्मॉल, जो अपने स्कोप से बाहर है, कि वी डिस्कस दिस एंड ट्राई टू प्रूव दिस दैट दिस इज वैलिड फॉर द स्मॉल रोटेशन. और यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि मैं इतने छोटे रोटेशन करके तुमको चेक करके बताऊं. विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम अज्यूम कर लेंगे कि जो बुक वाला बोलता है वो सही है. दैट इनफाइनिटेसिमल स्मॉल रोटेशंस follows vector law of addition and hence they are vectors. And when the rotation is finite, then they don't follow vector law of addition, so they are not vector. Commutative law of vector addition को follow नहीं करते. दूसरा है कि we say that अपन ने जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस डिफाइन किए थे. सिमिलरली फॉर रोटेशन वी से इफ यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट्स पॉजिटिव, इफ यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट्स नेगेटिव. और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तुम लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम पढ़ा होगा. तुम्हारे सारे एंगल जो मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं और उनको पॉजिटिव काउंट करते हैं. और जो मेजर तुम लोग एंगल तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो वो नेगेटिव होते हैं. तो हम फिजिक्स में भी उसी रूल को स्टिक करेंगे. ध्यान रख लेना, जब तक रूल को स्टिक करोगे आंसर सही आएंगे, रूल से डेविएट हो जाओगे आंसर गलत आएंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रेक्टिलिनियर ज्योमेट्री में अगर तुम स्टार्टिंग पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आते हो तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अगर तुमने n कंप्लीट रोटेशंस कर दिए तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता है, इट इज 2n पाई या 2 पाई इंटू n. यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं करते अपन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जितने रिवोल्यूशंस हुए ना उतना ही तुमने एंगुलर डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, उतना ही तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है. सो इफ यू मेक वन कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन देन योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, इट्स नॉट 0. If you complete 2 complete circular revolutions, then your angular displacement will be 4 pi. If you complete 2.5 circular revolutions, मतलब एक पूरा, दो पूरा और आधा, then it will be 2.5 pi. 2.5 into 2 pi, that is 5 pi. पाई नहीं होता है, ध्यान रख लेना. बट अगर तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितने भी रिवोल्यूशन पूरा कर लो, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0. तो नेट डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस आ जाता है. इसको तुम लोग रिमेंबर करोगे. क्लियर है?
तो अगर तुम उल्टे चलोगे तो तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस। तो इफ यू आर मेकिंग क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज देन प्लस एंड क्लॉकवाइज देन माइनस। तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, दूसरी बार क्लॉकवाइज जाओगे तो तुम्हारा नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। A particle makes 1.5 revolution in a circle of radius 2 cm in anti-clockwise direction. Find out its angular displacement. Particle completes 1.5 revolution in a circle of radius 2 cm. Find out its angular displacement. Hmm. Nine. 6 क्या? हाँ? 6 सेंटीमीटर। तू क्लास में सोता है यार। क्या है तेरा आंसर? कैसे? तुम्हारा क्या आंसर है? कैसे? कैसे? हाँ? एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 पाई। फिर आधे रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या कर रहे हो? एक, दो, तीन। और कौन था सही करने वाला? बस सो रहे हो क्या क्लास में? बाकी सब जो नहीं हो?
एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन से जाए सिंपल तो क्या डिफाइन करेंगे अपन? इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. सिंपल तो सर्कुलर पाथ ही है, अदरवाइज किसी भी पाथ में ट्रेवल करो इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज ऑलवेज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी. एक बात ध्यान रख लेना कि इफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन कैसे डिफाइन करते हैं? कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, देन थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. तुम वेक्टर डायरेक्शन अगर दोगे ना तो कैसे डिफाइन करो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? तो इफ इट्स मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then angular velocity is in the direction outside to the plane of the board, and if it's moving in the clockwise direction in the plane inside the plane of the board. outside the plane of the board वाला साइन हमेशा ये होता है, inside the plane of the board वाला साइन हमेशा ये होता है. ये देख लो, outside मतलब तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तीर का पॉइंट तुम्हारे को दिखेगा, और inside मतलब तीर तुमसे दूर जा रहा है तो तीर का पीछे वाला जो एरो होता है ना वो दिखता है, वो क्रॉस होता है. तो this sign is for outside the plane of the board, this sign is for inside the plane of the board. तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ना वो हमेशा उसके प्लेन के नॉर्मल से डिफाइन होता है. अपना सर्कुलर मोशन हमेशा किस में होता है? प्लेन में होता है. हमेशा किस में होता है? प्लेन में. तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या तो आउटसाइड द प्लेन होगी या इनसाइड द प्लेन होगी. अगर तुम्हारा प्लेन ऑफ द बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर है, अगर तुमने वेलोसिटी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया है then the direction will be outward, normally outward. और अगर तुमने clockwise लिया है then it will be normally inward. तो ये वाला साइन हमेशा तुम्हारे को देगा inside और ये साइन देगा outside. Is this clear? इसमें कोई डाउट है क्या? बट एंगुलर वेलोसिटी निकालने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन सर्कल में ही ट्रेवल कर रहा है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एनीथिंग. अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के अपने को खाली एक पोजीशन चाहिए ना, ओरिजिन, और तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर सकते हो. देन एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो जैसे अपन वेलोसिटी की बात करते थे लीनियर वेलोसिटी की, तो उस तरह से अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी की बात करते तो अपने पास दो तरह से एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होगी. आइदर इट विल बी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इट विल बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. अगर एवरेज की बात करेंगे अपन, ओमेगा एवरेज की बात करेंगे अगर अपन, तो सिंपली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. जितना टोटल एंगल मूव किया विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, चाहे कैसे भी मूव किया हो, तुम्हारे लिए तो क्या है? पॉइंट पी से पॉइंट क्यू जाना है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये है बस. और ओमेगा इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो क्या हो जाता है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. ऐसा ही बोलते था ना अपन, डी एक्स बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो विच इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. यानी एट दैट इंस्टेंट दैट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वो कितना एंगल रोटेट कर गया वो लिमिट में आ जाता है. ठीक है, जैसे अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डी एस बाई डी टी जब करते हैं वो अपनी क्या आ जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वैसे ही एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा.